हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के मामले में हाई कोर्ट का कड़ा रुख। झारखंड हाई कोर्ट में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्वतः संज्ञान को लेकर दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से दायर जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेपीएससी के सचिव को 16 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। राज्य के सभी जिलों में फूड सेफ्टी अफसरों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सचिव को यह बताने को कहा है कि जब वर्ष 2023 में फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था तो अब तक ये स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि पद के लिए शैक्षणिक और समकक्ष योग्यता क्या होगी। अदालत ने कहा कि बिना पात्रता मानदंड तय किए विज्ञापन जारी करना गंभीर लापरवाही है। झारखंड पुलिस व एसबीआई के बीच सैलरी पैकेज एमओयू का विस्तार, अब 10 लाख का सामान्य जीवन बीमा भी। झारखंड पुलिस के कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के बीच हुए सैलरी पैकेज समझौता ज्ञापन एमओयू का विस्तार किया गया है, जिसके तहत पुलिसकर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में डीजीपी की उपस्थिति में एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य पुलिसकर्मियों के हित में हुए सैलरी पैकेज एमओयू में जोड़ी गई नई सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। बैठक में बताया गया कि अब इस एमओयू के तहत 10 लाख रुपए का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा भी जोड़ा गया है। इस नई सुविधा के अनुसार यदि किसी पुलिस कर्मी की मृत्यु आकस्मिक दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से भी होती है तो भी उनके परिजनों को 10 लाख रुपए का बीमा लाभ प्रदान किया जाएगा। यह विस्तार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पैकेज में पहले से ही कई बड़े लाभ शामिल हैं, जैसे 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा, 1,60,000 रुपए का जीवन बीमा कवरेज, 1 करोड़ रुपए का पूर्ण विकलांगता कवरेज, 80 लाख रुपए का आंशिक विकलांगता कवरेज। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी विभिन्न प्रकार के लाभ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2023 में हुए पहले एमओयू के बाद से अब तक 32 पुलिसकर्मियों के परिजनों को आकस्मिक बीमा लाभ प्रदान किया जा चुका है। एमओयू से पहले की घटनाओं में भी 9 परिवारों को यह लाभ मिला है। इस प्रकार पिछले 2 वर्षों में कुल 43 परिवारों को पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनुराग जोशी और पुलिस महानिदेशक झारखंड ने एक दूसरे को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पाकुड़ में राशन कार्ड धारियों को 10 महीने से नहीं मिला अनाज, लाभुकों ने डीसी से की शिकायत। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के कालिदासपुर पंचायत के धारसुड़ी गांव सहित विभिन्न गांवों के पुरुष महिला राशन कार्डधारी लाभुक आज उपायुक्त के पास शिकायत लेके पहुंचे। इन लाभुकों का कहना है कि पिछले 10 माह का बकाया अनाज उन्हें राशन डीलर द्वारा नहीं दिया गया है। राशन कार्डधारी लाभुक दशरथ मरांडी ने बताया कि 2 सितंबर को लगभग 250 से अधिक राशन कार्डधारी लाभुक शिकायत लेकर महिला कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्हें आश्वासन मिला था कि 1 सप्ताह के भीतर सभी को उनका बकाया अनाज जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा दे दिया जाएगा। लेकिन डीलर द्वारा केवल 6 माह का ही अनाज वितरित किया गया, जबकि बकाया 10 माह का था। कई लाभुकों को तो 6 माह के बजाय केवल 4 माह का अनाज दिया गया। इस असंतोष के साथ वे आज उपायुक्त से मिलने पहुंचे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वे कहां जाएं ताकि उन्हें उचित न्याय मिल सके। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यकारी सदस्य और राज्य स्तरीय खाद्य निगम के सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह ने एक शिकायत पत्र में आदिवासी, असहाय और गरीब राशन कार्डधारी लाभुकों को उचित न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को लगभग 250 लाभुक राशन डीलर के खिलाफ शिकायत लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर सभी लाभुकों को बकाया राशन मिल जाएगा, लेकिन राशन डीलर ने सिर्फ आंशिक रूप से ही अनाज वितरित किया। प्रत्येक परिवार के सदस्य के हिसाब से केवल 4 किलो अनाज ही दिया गया। उन्होंने हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री खुद को आदिवासियों का मसीहा बताते हैं, लेकिन इस सरकार में आदिवासियों का शोषण हो रहा है, उनका अनाज लूट लिया जा रहा है और कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। जेएसएससी सीजीएल तकनीकी परीक्षा रद्द होने पर छात्रों में आक्रोश, कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। झारखंड में गुरुवार से जेएसएससी सीजीएल तकनीकी परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन कल देर शाम आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द कर दी। छात्र जो पूरे राज्य और देश के अन्य हिस्सों से रांची पहुंच चुके थे, अचानक इस खबर से निराश और गुस्से में है।
गुरुवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जेएसएससी कार्यालय के बाहर जमा हुए और नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। ये परीक्षा दरअसल 2015 से अब तक 4 बार आयोजित होने की तैयारी में रही है। पहली बार 2015 में फॉर्म भरे गए और 1000 रुपये फीस वसूली गई। इसके बाद परीक्षा रद्द होने पर 2018 में फॉर्म भरे गए और फिर से 1000 रुपये लिए गए। 2021 में परीक्षा रद्द होने के बाद 100 रुपये फीस ली गई और 2023 में नए फॉर्म पर वही शुल्क लिया गया। अब 2025 की परीक्षा भी रद्द हो जाने से करीब 450 पदों के लिए होने वाली ये प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक और हास्यास्पद साबित हुई है। रांची में जेसोवा दिवाली मेला का आगाज, कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। रांची के मोराबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा दिवाली मेला 2025 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जेसोवा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। समाज सेवा ही जेसोवा की पहचान है। 5 दिवसीय इस मेले में मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा शुरुआती दौर से ही जनहित के कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि यह संस्था एक लंबी यात्रा तय करते हुए रजत जयंती मना रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था के द्वारा रांची के इस ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में बड़े उत्साह और उमंग के साथ 5 दिवसीय दिवाली मेला 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेसोवा मेला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस मेले से होने वाली पूरी आमदनी गरीब, जरूरतमंदों के कल्याण के लिए और अन्य सामाजिक उत्थान की गतिविधियों में लगाई जाए। ये संस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। आज भी यहाँ जेसोवा द्वारा बेहतर सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के बीच सम्मान राशि का वितरण तथा पुस्तकालय का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई संस्थाओं की ओर से फेस्टिव सीजन में अलग अलग मेले आयोजित किए जाते हैं। सभी संस्थाओं का मेला आयोजित करने का अपना अपना उद्देश्य होता है, लेकिन जेसोवा शुरुआती दिनों से ही गरीब और जरूरतमंदों के हित के लिए कार्य करती आ रही है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेसोवा को झारखंड आईएएस ऑफिसर्स की अर्धांगिनियों द्वारा संचालित किया जाता है। आप सभी संस्थान के माध्यम से समाज के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही हैं। आप सभी की मेहनत और सेवा का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचता रहे। झारखंड में बालू और लघु खनिज के अलॉटमेंट पर लगी रहेगी रोक। झारखंड में पेशा नियमावली लागू होने तक लघु खनिज और बालू के अलॉटमेंट पर लगी रोक जारी रहेगी। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर 9 सितंबर 2025 के आदेश को जारी रखा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष को मानने से इनकार कर दिया। सुनवाई की अगली तारीख 30 अक्टूबर को तय की गई है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्तो ने ईटीवी भारत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि नियमावली की प्रक्रिया चल रही है, विधि विभाग से राय ली जा रही है। निर्णय होने तक लघु खनिज और बालू के अलॉटमेंट पर लगी रोक को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने आग्रह मानने से इनकार कर दिया। मंच की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक राय, ज्ञानंत सिंह और वरिष्ठ वकील अजीत कुमार ने पक्ष रखा। दरअसल 29 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने नियमावली की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। इसका क्रियान्वयन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक खंडपीठ ने पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार को जारी कारण बताओ अवमानना नोटिस के जवाब पर कहा था कि हमारे आदेशों को लागू करने के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। इसका हमारे आदेश से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हम केवल संवैधानिक जनादेश का पालन कर रहे हैं। चाईबासा में 3 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक सस्पेंड, अवैध वसूली के आरोप में कार्यवाही। पश्चिमी सिंहभूम के डीसी चंदन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्को ने 3 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षकों में राकेश कुमार मारवाड़ी +2 उच्च विद्यालय चक्रधरपुर, आलोक आनंद मुंडू +2 उच्च विद्यालय कुल्डा बंदगांव और फेडरिक प्रदीप मिंच +2 उच्च विद्यालय गोयलकेरा शामिल है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुसार इन शिक्षकों पर स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के नाम पर अन्य शिक्षकों से अवैध राशि वसूली का आरोप है। इस संबंध में कार्यालय को कई शिकायतें और परिवाद पत्र प्राप्त हुए थे। जांच के बाद तीनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, परंतु उनका जवाब असंतोषजनक और भ्रामक पाया गया। इसके बाद उपर्युक्त की स्वीकृति प्राप्त कर तीनों को झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली 2016 के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में राकेश कुमार का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी कुमारडुंगी कार्यालय, आलोक आनंद मुंडू का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथपुर
कार्यालय तथा फेडरिक प्रदीप मिंज का मुख्यालय शिक्षा पदाधिकारी मनोहरपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा तथा निर्धारित मुख्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य रहेगा। कुड़मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी संगठन ने निकाली विशाल रैली। कुड़मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी संगठनों ने जमशेदपुर में एक विशाल विरोध रैली निकाली। लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। आदिवासी नेताओं ने कहा कि आदिवासी लोगों की परंपराओं और संस्कृति के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भीड़ ने अपना विरोध जारी रखा तो जिला उपायुक्त को उनके समक्ष आना पड़ा और उन्हें समझाना पड़ा। जमशेदपुर में आदिवासी संगठनों द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी संगठनों द्वारा आयोजित इस रैली ने सड़क मार्ग से नारे लगाते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय तक मार्च किया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय में रोष है। आदिवासी समुदाय ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए एक विशाल विरोध रैली निकाली। रैली में आदिवासी समुदाय के हजारों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। तीर धनुष, ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार को अवरुद्ध कर दिया और सड़क पर बैठ गए। इस बीच रैली की पूर्व संध्या पर उपायुक्त कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। रैली के माध्यम से आदिवासी समुदाय ने सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि उनकी संस्कृति, पहचान और अधिकारों से कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जाति एसटी में शामिल करने की मांग एक सोची समझी साजिश है जो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और अधिकारों पर सीधा हमला है। अपराधी सुजीत सिन्हा का नया ठिकाना बनेगा साहिबगंज जेल, प्रशासनिक वजह से किया जा रहा शिफ्ट। पलामू जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक वजह से साहिबगंज जेल शिफ्ट करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। डीआईजी पलामू और जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के बाद जेल आईजी के द्वारा संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दुर्दांत अपराधी सुजीत सिन्हा का नया ठिकाना अब साहिबगंज जेल होगा। पलामू जेल में बंद सुजीत सिन्हा को लेकर डीआईजी पलामू और केंद्रीय कारा मदीनगर पलामू के अधीक्षक सुजीत सिन्हा को पलामू जेल से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने को लेकर पत्र भेजा गया था। डीआईजी और जेल अधीक्षक के पत्र के आधार पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से जेल आईजी ने सुजीत सिन्हा को पलामू केंद्रीय कारा से हजारीबाग मंडल कारा में शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया है। आईजी के इस आदेश में यह लिखा गया है कि झारखंड कारा हस्तक 2025 के नियम 552, 528 और 560 के प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्रीय कारा मदीनगर पलामू से बंदी सुजीत सिन्हा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से साहिबगंज मंडल कारा में शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस आदेश में यह भी लिखा गया है कि पलामू डीसी, एसपी और जेल अधीक्षक पलामू पर्याप्त और समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर बंदी सुजीत सिन्हा का स्थानांतरण सुनिश्चित करेंगे। कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को झारखंड के चाईबासा जेल से 10 अगस्त 2025 को पलामू जेल लाया गया था। पलामू जेल लाने के बाद से ही सुजीत सिन्हा की गतिविधियां अचानक बढ़ गई थीं। बता दें कि सुजीत सिन्हा पलामू के रेडमा का ही रहने वाला है। झारखंड के कई जिलों में सुजीत सिन्हा पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। उस पर अकेले पलामू में ही 20 से अधिक आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। सुजीत सिन्हा हाल के दिनों में कई मुकदमों में बरी भी हुआ है। उसको साहिबगंज जेल में शिफ्ट करने संबंधी आदेश के बाद हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सुजीत सिन्हा पर रांची, हजारीबाग, लातेहार, चतरा, रामगढ़, पलामू समेत कई जिलों में मामले दर्ज हैं। गिरिडीह में बाइक सवार अपराधियों ने जेवर व्यवसायी विशाल सोनी के साथ की लूटपाट। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के चरघरा में जेवर यानी ज्वेलरी व्यवसायी विशाल सोनी से लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस मामले को संदिग्ध बताकर जांच कर रही है। जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत सिंह ने बताया कि घटना को लेकर किसी प्रकार का कोई आवेदन थाना में नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक द्वारपहरी बाजार में जेवर की दुकान चलाने वाले पोबी निवासी विशाल सोनी अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान चरघरा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने उनकी बाइक को ओवरटेक कर टक्कर मारी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। अपराधियों ने उनके बाइक की डिक्की से करीब 250 ग्राम चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान लूट लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पर जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी विशाल सोनी के साथ बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की छिनतई हो चुकी है। धनबाद में एसएससी सीजीएल परीक्षा केस में बड़ा खुलासा, परीक्षा केंद्र संचालक अरेस्ट, जुर्म कबूला।
धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र स्थित इन्फिनिटी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में आयोजित एसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने परीक्षा केंद्र संचालक मृत्युंजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूछताछ में उसने फर्जीवाड़े में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। यह जानकारी डीएसपी मुख्यालय 1 शंकर कामती ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में दी। डीएसपी ने बताया कि धनबाद के कुसुम विहार निवासी परीक्षा केंद्र संचालक मृत्युंजय कुमार को बुधवार की रात गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि परीक्षा के दौरान तकनीकी सहायता देकर फर्जीवाड़े में सहयोग किया था। उसने यह भी बताया कि इस गिरोह में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जो साइबर माध्यम से अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। फर्जीवाड़े में प्रयुक्त डिवाइस और सॉफ्टवेयर की फोरेंसिक जांच की जा रही है। ज्ञात हो कि एसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान फर्जीवाड़ा करते एक व्यक्ति को रंगे हाथ पकड़ा गया था। जांच में पता चला कि परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर रिमोट कंट्रोल के जरिए बाहर से परीक्षा दी जा रही थी। तकनीकी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरा खेल योजनाबद्ध तरीके से परीक्षा केंद्र के अंदर से ही संचालित किया जा रहा था। रिम्स जीबी की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय। इलाज के दौरान मरीज की मौत पर निःशुल्क मोक्षवाहिनी और 5,000 की सहायता राशि। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स शासी परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। जीबी की 61वीं बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मीडिया के माध्यम से लिए गए निर्णय की जानकारी साझा की। झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अमरेश्वर सहाय की उपस्थिति में जीबी की बैठक में त्योहारों को देखते हुए रिम्स की एनएम जीएनएम आउटसोर्सिंग स्टाफ और अन्य रिम्स कर्मियों का वेतन अथवा मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। रिम्स शासी परिषद की बैठक में एक अहम फैसला यह लिया गया कि रिम्स में जिन मरीजों की मौत इलाज के दौरान होगी उनके परिजनों को यूपीआई के माध्यम से 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि इस पर करीब 7 करोड़ हर वर्ष खर्च होगा और यह सुविधा सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रिम्स के पास 5 मोक्ष वाहिनी है और अन्य मोक्ष वाहिनी की खरीद की जाएगी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इंटर्नशिप करने वाले जूनियर डॉक्टरों को 30,000 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान एम्स के मापदंडों के अनुरूप होगा। डॉक्टर इरफान अंसारी ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दे पर नियुक्ति और खरीद संबंधी निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रिम्स में 1 करोड़ तक की राशि खर्च करने का अधिकार निदेशक का होगा। उससे ऊपर की राशि में कमेटी का निर्णय सर्वोपरि होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि रिम्स में एमबीबीएस की 180 सीट को बढ़ाकर 250 करने की मांग को एनएमसी ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसके खिलाफ अपील की गई है। वहीं पीजी की 176 सीट को बढ़ाकर 250 सीट करने की भी मांग की गई है। उन्होंने बताया कि रिम्स में सुपर स्पेशलिटी की 9 सीट को बढ़ाकर 50 सीट करने की भी मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स की यह बैठक झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह हमारी सरकार की आम जनता, छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम चाहते हैं कि हर गरीब, हर छात्र और हर मरीज को सम्मानपूर्वक सेवा और अवसर मिले। हजारीबाग बड़का गांव के भीम कुमार प्रजापति ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवाए 3 करोड़ रुपए। बड़का गांव प्रखंड के रहने वाले भीम कुमार प्रजापति इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले एनटीपीसी ने उनके जमीन के बदले 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। शुरुआत में भीम कुमार ने महज मनोरंजन के लिए ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसमें जीतने की ललक बढ़ती गई। पहले उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में जमा सारे पैसे गंवाए, फिर हार की भरपाई के लिए गांव के रिश्तेदारों और परिचितों से कर्ज लेकर लगभग 1 करोड़ रुपए और निवेश करते चले गए। अंततः उन्होंने कुल 3 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए। भीम कुमार फिलहाल एनटीपीसी में कार्यरत हैं, लेकिन बीते 3 महीनों से वे महाजनों और कर्जदाताओं के डर से नौकरी पर जाना भी बंद कर चुके हैं। उनके घर का माहौल तनावपूर्ण है और वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल ही में मॉनसून सत्र में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद कई लोग अवैध रूप से ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं, जिससे लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। भीम कुमार प्रजापति ने समाज के युवाओं से ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले लगता है कि इसमें जीतना आसान है, लेकिन धीरे धीरे ये लत बन जाती है और सब कुछ छीन लेती है। कुछ दिन पहले तक मैं एक्सयूवी गाड़ी में घूमता था, आज पैदल चलने की नौबत आ गई है।
रांची में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक संपन्न। झारखंड कांग्रेस संगठन ने राज्य में अपने नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी के राजू उपस्थित थे। बैठक से पूर्व प्रदेश प्रभारी के राजू और श्री बेला प्रसाद की उपस्थिति में हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक ने अपने पिता एवं पूर्व विधायक स्व लंबोदर पाठक की स्मृति में कांग्रेस भवन में निर्मित लंबोदर पाठक स्मृति सभागार का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद ही नवनिर्मित सभागार में जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए के राजू ने जिला अध्यक्षों से संगठन के प्रति निष्ठा और समर्पण बनाए रखने, जनता एवं संगठन के प्रति जिम्मेदारियों का पालन करने और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी और संगठन में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केशव महतो कमलेश ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे देश में संगठन में बदलाव की लहर चल रही है। झारखंड में अधिकांश प्रखंड और पंचायतों में समितियों का गठन हो चुका है और बाकी बचे क्षेत्रों में भी जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने जिला स्तर पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के गठन और नवमनोनीत जिला अध्यक्षों, मंडल एवं प्रखंड अध्यक्षों के लिए 8 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की घोषणा की। धनबाद डीटीओ ने स्कूल बसों पर की कार्रवाई, 21 वाहनों का काटा 1,66,000 का चालान। धनबाद डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी के नेतृत्व गुरुवार को जिला परिवहन विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न स्कूलों की बसों की सघन जांच की। टीम ने बैंक मोड़ स्थित गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, ISL झरिया, किड्स गार्डन सेकेंडरी स्कूल सहित अन्य स्कूलों की कुल 30 बसों की जांच की। 21 वाहनों के कागजात अधूरे या अवैध पाए गए। डीटीओ ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर 21 वाहनों से कुल 1,66,400 रुपये का चालान काटा गया। डीटीओ ने कहा कि ये कार्रवाई मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है। स्कूल वाहनों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप परखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि बिना फिटनेस, बीमा और वैध परमिट वाले वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड चैंबर ने डीजीपी के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था सुधार व अपराध रोकथाम पर चर्चा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध नियंत्रण के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता के साथ आज पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक का नेतृत्व चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को डीजीपी की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं सचिव शामिल होंगे। डीजीपी कार्यालय ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों के पुलिस अधिकारी बैठक से पहले अपने जिले में स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर व्यापारिक समस्याओं और सुझावों को एकत्र करें। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि यह पहल व्यापारिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। बैठक में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की गई और प्रतिनिधि मंडल ने बैंकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। डीजीपी ने साइबर अपराध रोकथाम और बैंकिंग सुरक्षा पर विशेष सेशन आयोजित करने का आश्वासन दिया और बताया कि IT एक्ट की धारा 46 के तहत पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान है। इसके अलावा बैठक में राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी चर्चा हुई और इसे सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के साथ उपाध्यक्ष राम बांगड़, प्रवीण लोहिया, सह सचिव नवजोत अलग और रोहित पोद्दार शामिल थे। दीपावली और छठ के लिए कांटा टोली बस स्टैंड से चलेगी अतिरिक्त 10 बसें। दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, फिर छठ पूजा 25 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए रांची से बिहार जाने के लिए रांची के बस स्टैंडों में बुकिंग भी शुरू हो गई है। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल कांटा टोली में इन दिनों करीब बिहार के लिए हर दिन 20 बसें रोजाना चल रही है। इसके अलावा करीब 10 राज्यों तक रांची से बसों का आना जाना शुरू हो चुका है। छठ पूजा से एक सप्ताह पहले रांची से बिहार जाने वाली अधिकांश बसों की सीट भर जाती है। यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए रांची में अतिरिक्त 10 बसें चलाना पड़ता है। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल कांटा टोली में इन दिनों करीब बिहार के लिए हर दिन 20 बसें रोजाना चल रही है। इसके अलावा करीब 10 राज्यों तक रांची से बसों का आना जाना शुरू हो चुका है। छठ पूजा से एक सप्ताह पहले रांची से बिहार जाने वाली अधिकांश बसों की सीट भर जाती है। यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए रांची में अतिरिक्त 10 बसें चलाना पड़ता है। बिरसा मुंडा बस टर्मिनल के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान खान ने बताया कि छठ पूजा के दौरान यात्रियों का भीड़ बढ़ जाती है। बस स्टैंड के मैनेजर अफरोज खान ने बताया कि छठ पूजा में बस का किराया बढ़ जाता है। बस एजेंटों ने बताया कि बिहार को जोड़ने वाली अब बहुत सारी रांची से ट्रेन शुरू हो गई है। बिहार तक जाने के लिए अधिकांश लोग ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करते हैं। यहाँ पर ट्रेन से ज़्यादा यात्री भाड़ा लगता है।
रांची का बिरसा मुंडा बस टर्मिनल सबसे बड़ा है। इसमें करीब 19 काउंटर बनाए गए हैं। यहाँ से करीब 350 बसें रोजाना चलती हैं। साथ ही 10 राज्यों के लिए भी यहाँ से बसें चलती हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बनारस, आजमगढ़, इलाहाबाद, बंगाल, बिहार और ओडिशा तक चलती हैं। इन सभी राज्यों में चलने वाली बसों के लिए माइक से अनाउंस किया जाता है और लोगों को बस के बारे निर्देश दिया जाता है। रांची का दूसरा ITI बस स्टैंड दूसरे स्थान पर है। यहाँ से करीब 200 बसें रोजाना चलती है। इस बस स्टैंड से केवल झारखंड के जिलों लोहरदगा, गुमला, पाकुड़, साहेबगंज समेत अन्य जिलों तक बस चलती है। यहाँ पर केवल एक कृष्णा रथ ही पटना तक चलती है। रांची सदर अस्पताल में गंभीर लापरवाही, मरीज को दी गई फंगस लगी दवा। राज्य के सबसे बड़े सदर अस्पताल के फार्मेसी से एक बड़ी लापरवाही का खुलासा सोशल एक्टिविस्ट और RTI कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने किया है। ज्योति शर्मा ने बताया कि राजधानी के सदर हॉस्पिटल की फार्मेसी से 8 अक्टूबर को उन्हें फंगस लगी पैरासीटामोल की टैबलेट दी गई। इसके बाद उन्होंने इसकी लिखित शिकायत उपाधीक्षक और सिविल सर्जन से की है। शिकायत में बताया गया कि टैबलेट में फंगस जैसा कुछ दिख रहा है, जो किसी भी मरीज की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके बाद सदर हॉस्पिटल के DS डॉक्टर बिमलेश सिंह ने स्टॉक से दवा मंगाकर जांच की तो रैंडम जांच में भी पैरासीटामोल के 2 स्ट्रिप में टैबलेट में काले धब्बे दिखे। इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन हरकत में आया और तत्काल उस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है। सदर अस्पताल की फार्मेसी से मिली पैरासीटामोल की दवा में फंगस लगा था। सामाजिक और RTI एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा ने 9 अक्टूबर को सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह से इसकी जब लिखित शिकायत की, तब जाके सदर अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। सदर अस्पताल रांची के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि पैरासीटामोल की टैबलेट को लेकर शिकायत मिली थी। उस बैच के और भी टैबलेट मंगाकर देखा गया है। पूरे बैच की टैबलेट के तत्काल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। वहीं दवा के सैंपल की जांच के लिए औषधि निरीक्षक सदर को उनके स्तर पर लिखा गया है। पूरे मामले पर रांची के सिविल सर्जन ने कहा कि इसकी आशंका है कि 400 से 500 पैरासीटामोल टैबलेट्स में फंगस हो। उन दवाओं के बैच नंबर को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि राहत की बात यह है कि स्टोर से फार्मेसी में दवा तो आई, लेकिन इसके मरीजों में वितरित किए जाने की जानकारी नहीं है। उन्होंने माना कि फंगस वाली दवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप, झारखंड के इंद्रजीत सिंह ने जीता गोल्ड। झारखंड के दिग्गज पावर लिफ्टर सरदार इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने हांगकांग में चल रही एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड के पदक तालिका में एक और कीर्तिमान जोड़ा है। ये उपलब्धि उन्होंने 70 वर्ष मास्टर्स आयु वर्ग में हासिल की है। इंद्रजीत सिंह ने प्रतियोगिता के दौरान क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम हांगकांग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 105 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान प्राप्त किया। झारखंड के वरिष्ठतम पावर लिफ्टरों में शुमार इंद्रजीत सिंह लंबे समय से खेल जगत में सक्रिय हैं और अब तक झारखंड के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। उनकी इस सफलता से न केवल खेल जगत बल्कि पूरे राज्य में हर्ष का माहौल है। खेल प्रेमियों ने उनके समर्पण, अनुशासन और निरंतर प्रदर्शन को झारखंड की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया है। इंद्रजीत सिंह का अगला मुकाबला शनिवार को आयोजित होगा, जिसमें उनके प्रदर्शन को लेकर सभी की निगाहें टिकी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका जोश और फिटनेस ये साबित करता है कि खेल के प्रति जुनून और निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि आगामी इवेंट में भी वे देश के लिए पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाएंगे। गांव में शिक्षा व जानकारी की नई पहल, पंचायत ज्ञान केंद्र खोलेगी सरकार। झारखंड सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जानकारी के स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल करने जा रही। राज्य के 999 पंचायतों में लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए विभागीय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ज्ञान केंद्र न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी और शिकायतों के समाधान के माध्यम होंगे, बल्कि ग्रामीण युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, ई-लर्निंग और पुस्तकालय की सुविधा भी मिलेगी। पंचायती राज विभाग के मुताबिक इस योजना की शुरुआत 2022-23 में हुई थी। पहले साल 500 पंचायतों में केंद्र खोले गए। इसके बाद 2023-24 में 1000, 2024-25 में 998, 2025-26 में 999 और 2026-27 में शेष पंचायतों में इन्हें स्थापित किया जाएगा। पंचायत ज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज के पठन पाठन और स्व शिक्षा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। यह केंद्र सरकारी योजनाओं की सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही
ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों से जोड़ेंगे। ग्रामीण समुदाय के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काम करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधि, किसान, महिलाएं और युवा सप्ताह के 7 दिन प्रशिक्षण व शिक्षा ले सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, क्षमता निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम, बाजार की जानकारी और ग्रामीण उद्यमियों व स्व सहायता समूह के लिए आय के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। चाईबासा कोर्ट के संज्ञान लेने और आरोप गठन का आदेश रद्द। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा उनके विरुद्ध दर्ज मामले में संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी के अधिवक्ता दीपांकर राय ने ईटीवी भारत को बताया कि दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लेने के आदेश और आरोप गठन को क्वैश करके रिमांड बैक कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौतम राकेश ने पक्ष रखा। दरअसल पूर्व में शिकायत को वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। इसके बाद वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लेकर समन जारी कर दिया था। इसके साथ ही पुनरीक्षण को अनुमति दे दी थी। मामला भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी से जुड़ा है। इसी के खिलाफ चाईबासा के भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसी मामले में राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा की विशेष अदालत में सशरीर हाजिर होना पड़ा था। तब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को सशर्त जमानत दे दी थी। पूर्व में राहुल गांधी ने 2 जून को विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि उनके मुवक्किल उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे। इसके बजाय उन्होंने हाई कोर्ट से राहुल को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के लिए 6 अगस्त के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।